आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। देखिए, आज की क्लास में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के भी बारे में जानना है और प्लस इसके साथ साथ आपको आज की क्लास में जानना है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के भी बारे में आज की क्लास में जानना है। तो जैसे कि अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग, कोई भी अकाउंटिंग हम करेंगे उसका क्या इक्वेशन बनना चाहिए, किस इक्वेशन के तहत हमको अकाउंटिंग करना है, वही इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, liability and capital can be expressed in form of equation is called accounting equation। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, यानी कि जो रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बीच, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस करने को ही हम आसानी तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम इजी वे में बोले तो आप समझ सकते हैं कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को अगर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करने की प्रक्रिया को से ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग समीकरण के नाम से जानते हैं। और कह रहा है कि अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑन और इक्विटी। कह रहा है कि जो अकाउंटिंग का जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, वो हमारी बिजनेस के एसेट्स के हमेशा बराबर होता है, किसके, लायबिलिटी के टोटल के और कैपिटल के टोटल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन, अकाउंटिंग का जो हमारा समीकरण होता है, वो कह रहा है कि जो हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं उसके ऑलवेज का मतलब हमेशा, इक्वल का मतलब बराबर होता है, और किसके, तो टोटल लायबिलिटी और टोटल कैपिटल, यानी कि टोटल कैपिटल और टोटल लायबिलिटी के बराबर आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऑनर इक्विटी, और ये किसकी इक्विटी है, ऑनर की इक्विटी, हमारे बिजनेस के ऑनर, बिजनेस के मालिक की इक्विटी है। और कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड, जिसे हम कह सकते हैं, जिसको हम पुकारते हैं, कहते हैं, और किस नाम से, बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से। और कह रहा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, मतलब कि अकाउंटिंग की समीकरण है एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब कि जितना आपका एसेट्स होगा उसके बराबर होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि अगर आपको केवल ये समझा जाए तो एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, सही है, क्योंकि कैपिटल किसके द्वारा, प्रोप्राइटर, यानी कि बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा दिया जा रहा होता है। और लायबिलिटी का मतलब कर्ज होता है, ये भी हमारा माइनस में होता है। और एसेट्स हमारा हमारा क्या होता है, प्लस होता है। एसेट्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप ये समझिए कि अगर आपको एसेट्स अगर आपको ज्ञात करना हो तो लायबिलिटी और प्लस कैपिटल को आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जो जोड़ने के बाद, ये अगर जोड़ने के बाद जितना आपका नंबर आएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एसेट्स के वैल्यू से क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। कोई दिक्कत। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अवधारणा। कॉन्सेप्ट को हिंदी में अवधारणा बोला जाता है। और अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। मतलब कि जो हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि देखिए जब तक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लियर जानकारी नहीं होगा तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी आप अकाउंटिंग करिए, ये जरूरी है कि पहले उसको आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आसानी तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि जो पहला ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या दिया है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना, और मनी का मतलब पैसा, और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना, मनी प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जितने भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट करते, मापते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। अगर हम अपने बिजनेस में बहुत सारे लैपटॉप मैंने ला करके रख दिया अपनी दुकान में, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि लैपटॉप को बेच करके धन कमाना। बोलिए,
उसको कॉमन यूनिट से ही तो मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे कि लैपटॉप बेचेंगे हमको मनी की प्राप्ति होगी, मेन यूनिट वही है ना। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नहीं समझे, यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, मेजर किया जाके प्राप्त किया जा सके, उसे ही हम बिजनेस ट्रांजेक्शन मानेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का से गुड्स को सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इंप्लॉय सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सर्टिफिकेशन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। इसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे कि मान के चलिए कि आप एक दुकानदार हैं और आप अपने बिजनेस में 4 लैपटॉप आपने बेचा, तो 4 लैपटॉप अगर आपने बेचा होगा तो चारों कस्टमर का एंट्री आप कंप्यूटर में करेंगे। अब ये नहीं कि 2 कस्टमर ऐसे हैं जो केवल पूछ करके चले गए कि भैया हम 2 दिन के बाद आएंगे तो लैपटॉप लेकर के जाएंगे, तो वो सेटिस्फाइड हुए, सर्टिफाइड को मनी के रूप में मेजर नहीं करेंगे। जितना आप बेचेंगे उतना ही बुक्स आप अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये नहीं कि एम्प्लॉय चला गया कह करके कि भैया हम 2 दिन के बाद आएंगे तो लैपटॉप लेंगे, कोई जरूरी है कि आप ही की दुकान से लेगा, किसी और की दुकान से ले सकता है, तो उसका हम रसीद नहीं बनाएंगे, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उससे मनी मिला ही कहाँ। तो हमारा बिजनेस की कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसको हम सामान बेचते हैं उसी से हम मनी प्राप्त करते हैं, और जिससे मनी प्राप्त करते हैं उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारे वहां से कोई इंप्लॉई अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाइड होकर के गया है तो उसको हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि 4 बच्चे एक साथ एडमिशन ले अपने अपनी गायत्री इंस्टीट्यूट में आए, उसमें से 2 बच्चों ने अपना एडमिशन ले लिया कि सर हमारे पास पैसा है, सर आप एडमिशन ले लीजिए। तो बच्चों ने क्या कर लिया, एडमिशन अपना ले लिया, अपना जो भी शुल्क था उन्होंने जमा कर लिया, डॉक्यूमेंट था उन्होंने जमा कर लिया। लेकिन 2 स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम कल आएंगे तो जमा करेंगे अपना डॉक्यूमेंट, पैसा वैसा जमा करेंगे। अब बताइए रसीद बनाएंगे तो किसका, 2 ही लोगों का जिनके नाम से पैसा जमा हुआ। अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो किसका, जो 2 लोगों का फीस जमा हुआ। हाँ, जो बच्चे अभी सेटिस्फाइड होकर के गए हैं, हो सके कि वो बच्चे कल आ भी सकते हैं, हो सके कि वो बच्चे कल नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन पहले ही अगर हम उसका रसीद बना दें। क्यों बनाएंगे भाई रसीद, क्योंकि उससे मनी हमको प्राप्त नहीं हुई है, उससे हमको धन की प्राप्ति नहीं हुई है, उससे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, जब वो हमारी व्यवस्था में आ जाएगा, जब हमारे व्यवसाय में आकर के जुड़ जाएगा, तब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि तब हम उससे पैसे कमाने लगे, मनी प्राप्त करने लगे। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड होकर के गया है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? अब चलिए इसके बाद से कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। नहीं कहा जाता है कि ये सेपरेट बैच है, ये सेपरेट बैच है कि 10 वाला बैच अलग रहेगा, 11 वाला बैच अलग रहेगा, 12 वाला बैच अलग रहेगा। सेपरेट का मतलब होता है कि अलग अलग। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जा सकता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है। हम हमेशा इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मान करके ही अपना अकाउंटिंग। एंटिटी का मतलब होता है एकल, एंटिटी का मतलब होता है एकल, मतलब कि कोई काम आप अकेले कर रहे हैं उसको हम एंटिटी बोल सकते हैं। एक बिजनेस के 2 एंटिटी होते हैं, एक बिजनेस का मालिक और दूसरा आपका बिजनेस। जैसे कि मान के चलिए अगर हमने ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे बिजनेस में एंटिटी कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, हमारे बिजनेस में एंटिटी कितना हो गया, 2 हो गया। कौन कौन, तो एक मान के चलिए कि अगर हम स्टार्ट किए हैं तो क्या हम अपने बिजनेस के प्रोप्राइटर कहलाएंगे, बोलिए। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक, और मालिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में जो पूंजी लगाने का काम करता है वही बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है। तो अगर पूंजी लगाने का मैं काम कर रहा हूं तो मैं ही तो प्रोप्राइटर हुआ। तो एक बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी हो गया, और हमारा बिजनेस क्या हो गया, दूसरी एंटिटी। इसको भी अलग मानेंगे और इसको भी अलग मानेंगे, ये हमारे प्रोप्राइटर हैं और ये हमारे बिजनेस हैं। जब दोनों को अलग अलग मानेंगे तभी जाकर के हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। नहीं समझे?
नहीं समझे? जैसे कि एक बिजनेस के मात्र दो एंटिटी होते हैं, एक बिजनेस का मालिक और दूसरा बिजनेस। जब हम दोनों को अलग अलग मानेंगे तभी जाकर के हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो इसको बोला जाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं। आप बताइए, पहले ही हम बिजनेस स्टार्ट करें और कह दे कि नहीं बस मई तक चलाएंगे, जून जैसे ही स्टार्ट होगा अपना बिजनेस बंद कर दे, क्या ऐसा किसी का प्लान रहता है? किसी का प्लान ऐसा रहता है? किसी का ऐसा प्लान नहीं रहता। सब कोई प्लान यही करता है कि अगर हम बिजनेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को लंबे समय तक लेके जाएंगे। बोलिए, लंबे समय तक अपने बिजनेस को लेके जाएंगे। और कह रहा है कि निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं होगी, मतलब बाद में भी, भविष्य में भी बिजनेस को बंद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। हम अपने बिजनेस को एक लंबे समय तक लेकर के चलेंगे। और कह रहा है कि इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? तो कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये लगातार चलती है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगातार चलता है, ये एक्टिविटी लगातार होती है, इसीलिए इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, कह रहा है कि जैसे एक एग्जांपल दिया है, देखिए इस एग्जांपल से आप समझिएगा। कह रहा है कि जैसे कि यदि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रख करके नहीं बनाती, बल्कि ये अज्यूम करके बनाती है कि प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाए। क्या समझे? इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई प्लांट हम बैठाते हैं, कोई बड़ा से बड़ा या बड़ा से बड़ा मशीनरी अगर आप बैठाते हैं, क्या ये मान करके बैठाया जाता है क्या कि एक दो महीना चलेगा फिर बंद हो जाएगा? ये एज्यूम करके बनाया जाता है कि हमारे बिजनेस में ये मशीनरी या प्लांट लंबे समय तक काम आएगा। क्या लंबे समय तक काम आएगा तो मनी की प्राप्ति नहीं होगी? बोलिए, होगी कि नहीं होगी? तो ये चीज मान करके, ये एज्यूम करके बनाया जाता है कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा, निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं होगी। ये हमारे बिजनेस की गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट कहता है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कास्ट का मतलब होता है लागत। बोला जाता है ना कि आपका कितना कॉस्ट लगा है कि आप इस तरीके से व्यवसाय लेके चलिए, आपका कितना कॉस्ट का मतलब खर्चा आया है, कितना लागत लगा हुआ, उसको हम कास्ट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मान करके ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्या कह रहा है? इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को, मतलब कि हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं उसको कह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो उसकी ओरिजिनल कास्ट रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल का मतलब जितना में उसको मैंने परचेज किया था, जितना में उसको मैंने खरीदा था, उस वो ओरिजिनल कास्ट हमारा होता है। और कह रहा है कि हाँ जितना मैंने लागत लगाया था, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल से आप समझिए। जैसे कि एक एग्जांपल क्या कह रहा है कि यदि हमने किसी फर्नीचर को 50,000 में खरीदा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि हमने किसी बिजनेस में अपनी फर्नीचर को 50,000 रुपया में खरीदा है, तो अगर हम उसे 2 साल बाद भी अगर अपनी उस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी ओरिजिनल कास्ट 50,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आज के 2 साल पहले मैंने फर्नीचर खरीदा था 50,000 रुपये में, तो क्या आज के समय हम उसकी एंट्री करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया लिखेंगे, 50,000 ही लिखेंगे। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी अभी तो बस आपको ये समझाया, अभी तो मैंने ये समझाया कि जितना हमारा लागत आता है उस लागत को ओरिजिनल कास्ट माना जाता है। अगर 2 साल पहले अगर मैंने 50,000 रुपये में खरीदा था, तो 2 साल बाद अगर अगर 2 साल पहले मैंने 50,000 रुपये में खरीदा था, तो अब जाकर के अगर उसकी एंट्री करेंगे तो 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कोई बाइक हम खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए हम 2023 में बाइक खरीद ली और 2024 में अगर हम सेल करने जा रहे हैं, तो 2023 में मैंने बाइक खरीदा था 10,000 रुपये और 2024 में हम बेचने जा रहे हैं तो 20,000 रुपया मिल रहा है।
तो अगर जो हमारे परिचित का होगा उससे हम बताएंगे कि 20,000 रुपये में पिछले साल में खरीदे थे। बोलिए कितना बताएंगे, कितना बताएंगे? 10,000 बताएंगे ना। आप बताइए, तो 10,000 आप एक्चुअल वैल्यू बता रहे हैं, तो क्या हम उसे मतलब ओरिजिनल हम वैल्यू नहीं बोल सकते हैं? तो जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, बेचते समय अगर आपका एसेट्स बेहतर है तो उससे ज्यादा भी पैसा मिल सकता है, अगर खराब है तो उससे कम भी पैसा मिल सकता है। बोलिए, लेकिन ओरिजिनल एंट्री हम क्या करेंगे कि नहीं 2 साल पहले मैंने 50,000 में ही खरीदा था। हाँ, अगर हमारा एसेट्स नहीं है तो 10,000 रुपया कम ही दे दीजिए, 40 में लेके जाइए। बोलिए, लेकिन एक्चुअल में बताएंगे अमाउंट कितना? 50 ही बताएंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअल जो वैल्यू हम बताएंगे वो 50 ही बताएंगे, वो भले 2 साल 4 साल बाद हम 1 लाख 2 लाख में ही क्यों ना बेचे। अब झूठ की बात अलग है। आज के समय में अगर देखा जाए तो जैसे कि मान के चलिए मोबाइल मैंने 10,000 रुपये में पिछले साल खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल पिछले महीने में 10,000 में मोबाइल मैंने खरीदा था। एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये मोबाइल मैंने 10,000 में खरीदा था और इस समय हम आपको दे रहे करें भैया 20,000 रुपये आप दे दीजिए इसको। तो आप भी इस प्रोडक्ट को लेंगे तो देखेंगे ना कि सही है कि गलत है। भाई पता चले कि 20,000 रुपये लगा अगर होगा तभी तो आप 20,000 देंगे। बोलिए, अगर पता चले कि बैटरी चल ही नहीं रही है, बैटरी चल ही नहीं रही है तो 20,000 मांगने से दे देंगे। तो क्या अगर हम एसेट्स को उठाएंगे तो हमको आइडिया नहीं मिलेगा कि एसेट्स हमारा सही है कि गलत है? तो झूठ बोलना क्या है? समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम 2 साल बाद भी अगर हम उसकी एंट्री करेंगे तो जितना मैंने लगाया था उतना ही लागत लगाएंगे, उतना ही लिखेंगे उसको, क्योंकि उसको हम ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगला जो पॉइंट आपका आता है, इसके बाद की जो पॉइंट आपका दिया है, इसके बाद का पॉइंट आपका लिया है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? तो कह रहा है इस कॉन्सेप्ट में ये बताया जा रहा है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में 2 पक्ष होते हैं। कोई भी बिजनेस में आप ट्रांजेक्शन करेंगे मात्र 2 पक्ष हो, पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट। पहला पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष आपका क्या होता है? क्रेडिट होता है। और कह रहा है कि डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू की इक्वल होती है, बराबर होती है। जैसे कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो मात्र उसके 2 ही पक्ष निकल करके आएंगे, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट। और डेबिट वाला अमाउंट हमेशा क्रेडिट वाले अमाउंट की इक्वल होता है, बराबर होता है। अब ये नहीं कि डेबिट साइड में अमाउंट डाला 10,000 और क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाए 50,000, तब वैसे आपका ट्रांजेक्शन गलती हो जाए। ट्रांजेक्शन का ये मतलब हुआ है कि ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था, ट्रांजेक्शन को हिंदी में बोला जाता है लेन देन, जिसको हम सौदा भी बोल सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन वो भी है कि हम 10 रुपए का सामान, 10 रुपया पैसा दिए तो 10 रुपए का बदले हमको उतना रुपए का सामान मिल गया। बोलिए, तो ट्रांजेक्शन हम बोल सकते हैं ना। और ट्रांजेक्शन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में ही संभव हो पाता है। और जब भी ट्रांजेक्शन की बात आती है तो सामने वाले व्यक्ति की बात होती है। एक खरीदने वाला होगा तो दूसरा बेचने वाला, एक पाने वाला होगा तो दूसरा देने वाला होगा। बोलिए, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कह रहे कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में मात्र और मात्र 2 पक्ष होते हैं, और पहला पक्ष आपका डेबिट होता है और दूसरा पक्ष आपका क्रेडिट होता है। और कह रहा है कि डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू की इक्वल होती है, बराबर होती है। अब कैसे मानेंगे? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ, कह रहा है कि जैसे वेन वी परचेज गुड्स, वेन का मतलब होता है जब, परचेज का मतलब होता है खरीदते हैं, वी मतलब हम लोग। जैसे कि हम कुछ गुड्स खरीदते हैं फॉर कैश, कैश के माध्यम से नगद खरीदते हैं। जैसे कि हम नगद अगर हम कुछ गुड्स खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इट रिसीव गुड्स आप सम वैल्यू, आप कैश जितना देते हैं उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू पा जाते हैं, उतना गुड्स आप पा जाते हैं। कह रहा है कि एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू, और उसके बदले में आप उतना कैश भी देते हैं, नगद भी देते हैं। बोलिए, यानी कि जितना रुपया मैंने पैसा दिया उतना रुपए का मैंने सामान पा गया, यानी कि जितना रुपए का डेबिट उतना ही रुपए का आपका क्रेडिट। बोलिए, अगर 50,000 रुपए का फोन है तो 50,000 अगर हम एसेट्स पा रहे हैं तो 50,000 हम कैश भी तो दे रहे हैं, तो जितना आपका डेबिट उतना ही आपका क्रेडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर 50,000 रुपए का हमारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पाने से पहले हमको 50,000 देना पड़ रहा है, वो भी कैश देना पड़ रहा है, या आप कैश दीजिए या चेक से दीजिए, तो जितना रुपया आपने दिया उतना रुपये का आपने संपत्ति पा गया, यानी कि जितना आपका डेबिट की वैल्यू उतना ही आपका क्रेडिट की वैल्यू। तो ये आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है आपका पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है?
तो कह रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज याद रखिएगा, ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट के दूसरे नाम, मतलब कि टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट जो होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम ही टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ये पूछता है। तो कह रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समयांतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। याद करिए, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पहले भी मैंने इस ऑप्शन के बारे में बताया था। अकाउंटिंग पीरियड याद है, अकाउंटिंग पीरियड मैंने बताया था 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। कुछ याद आ रहा है? उसको मैंने क्यों बताया था? क्योंकि अगर हमारे पास बिजनेस में बहुत बड़ा पूंजी लगाने की व्यवस्था नहीं है तो हम अपने बिजनेस में अगर हम 1 महीने का स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो इससे पता चल सकेगा कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। उससे हम आसानी तरीके से अपने बिजनेस को अब मतलब हर तरीके से ट्रैक कर लेंगे। बोलिए, अब हमारे पास व्यवसाय में पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, हमने कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं लगाया है और एक ही बार पता चला कि 1 साल के बाद हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, पता चला कि एक ही बार 50 लाख रुपए का लॉस, तब बिजनेस को लेकर बैठ जाएंगे। बोलिए, और वही 1-1 महीने पे 3-3 महीने पे अगर हम कंपेरिजन करते रहेंगे तो हमको अपनी बिजनेस चलाने में आसानी रहेगी, अपने बिजनेस को कंपेयर करने में आसानी रहेगी, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी रहेगी, ताकि हमारा बिजनेस कल की डेट में लॉस में ना जाए, इसको हम आसानी तरीके से ट्रैक कर पाए। यही हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट कहा जाता है जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समयांतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। निर्धारित समयांतराल के मतलब, अगर आपने 1 महीने तक अपना इंस्टॉलमेंट बनाया है, 1 महीने का अपना स्टेटमेंट आप निकालिए, समझ में आ रहा है ना, या 3 महीने का आप एक बार निकाल लीजिए, या आपका बिजनेस लंबा है तो 1 साल का एक बार आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए। क्यों और कैसे? तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर रखना चाहिए। क्यों? जिससे उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। मतलब कि आप 3 महीने में एक बार आप रिपोर्ट बनाइए या 1 साल में आप एक बार रिपोर्ट बनाइए। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, आपका बिजनेस किस ट्रैक पे गया हुआ है, या आपको ये पता चल सके कि हमारी बिजनेस की मतलब जो हमारे बिजनेस जो चल रहा है वो किस तरफ जा रहा है, मतलब कि प्रॉफिट की तरफ जा रहा है कि लॉस की तरफ जा रहा है। अब ये दोनों ऑप्शन को आप तभी ट्रैक कर पाएंगे जब आगे स्टेटमेंट बनेंगे। दूसरा कोई आधार है बिजनेस को ट्रैक कर पाना? बोलिए, अगर हमारे पास स्टेटमेंट बनेगा तभी तो उसके आधार पे हम चेक करेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब कोई आप स्टेटमेंट ही नहीं बनाएंगे तो क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चल पाएगा, इसलिए बिजनेस आपका हो जाएगा चौपट, कोई मतलब नहीं है बिजनेस करने का। बोलिए, हम गलत नहीं कह रहे हैं? तो बिजनेस को क्या करना होता है, एक निर्धारित समय अंतराल के बाद हम आसानी तरीके से उसको हम कंपेयर करें, तुलना करें कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, हमारे बिजनेस में आसानी तरीके से मेजर और कंपेयर करें, तुलना करें कि क्या हमारे बिजनेस में पहले क्या रेशियो था और इस बार क्या रेशियो आया है। इससे हम आसानी तरीके से अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो यहीं तक रहने दिया जाए, यहाँ तक आप लोग घर से पढ़ के आइए, ठीक है? ले लीजिए चल के बुक।